हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। इस टॉपिक को मैंने चूज इसलिए किया है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन बी या यूनिट 2 जो भी यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा यूनिट 2 के अंदर, और यूनिट 3 के अंदर ये मिलेगा, और यूनिट 4 जो होती है वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से मिक्स होके बनती है, जिसके अंदर मेनली मेमोरीज वगैरह होती है, लाइक PLD, CPLD, FPGA, A to D कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर, लाइक थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कर रहा हूँ स्टार्ट। एग्जाम में कई बार अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ऐसे डिफरेंस के क्वेश्चन पूरी डिजिटल के अंदर 4 से 5 होते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर, डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो इस तरह के क्वेश्चंस 1 या 2 देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो डिफरेंस के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं आप हमेशा उसको इस तरह से टेबल की फॉर्म में लाइन करके ही बताएं, ये नहीं पैराग्राफ में बता दो, क्योंकि जब मेरा ये वीडियो फिनिश हो जाएगा पूरा, मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि मेन एग्ज़ाम में जब आप थ्योरी में लिखते हो तो किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसके अंदर, ताकि आपके भी यूनिवर्सिटी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जब भी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है मार्क्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें देखिए कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में डिफरेंस समझने के लिए पहले इस डायग्राम को देखो आप। ये एक सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट का डायग्राम है जिसमें कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट, अभी आपको पता नहीं है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होते क्या है। मैं डेफिनेशन बताता हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि प्रेजेंट आउटपुट जो होता है वो ओनली प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होता है। देखिए, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट इज ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट। तो ये आपका कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इस पर आपने कोई प्रेजेंट इनपुट दिया, जब आप इस पर इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो उसी टाइम पर जो आउटपुट मिल रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पर। इट मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो प्रेजेंट आउटपुट होता है, प्रेजेंट यानी कि अभी इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ तो अभी की अभी आउटपुट आ रहा है, वो होता है केवल प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, दैट्स इट। ये होता है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये मैंने लिख भी दिया है, डायग्राम से बता भी दिया है। अब बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट की। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, ये आपका कोई सीक्वेंशियल सर्किट है, यहाँ पर आपने इनपुट अप्लाई किया, प्रेजेंट इनपुट जो भी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, और उसी के रिस्पेक्ट में आपको एक आउटपुट मिल गया, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम वापस से आपने कोई इनपुट अप्लाई किया और आउटपुट मिला, और उस आउटपुट के साथ साथ जो पहले से आउटपुट रखा हुआ था उस आउटपुट का भी कुछ पार्ट वापस जा रहा है इनपुट पे, तो ये होता है आपका प्रीवियस आउटपुट, या कह सकते हो फीडबैक। इसको मैं डायग्राम में समझाता हूँ। देखो, ये है आपका सीक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पर आपने इनपुट अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इनपुट। यहाँ आपको आउटपुट मिला, प्रेजेंट आउटपुट। जैसे आपने इनपुट अप्लाई किया आपको मिल गया प्रेजेंट आउटपुट, और उस प्रेजेंट आउटपुट को आपने होल्ड रख दिया अपने पास, कहीं ना कहीं सेव कर लिया स्टोरेज में उसको, राइट। अब जब नेक्स्ट टाइम कोई इनपुट दिया आपने, अगेन नेक्स्ट टाइम, तो वो प्रेजेंट इनपुट रहेगा, नेक्स्ट इनपुट उस टाइम के लिए इनपुट गया और उसका आउटपुट मिल गया। साथ ही साथ जो आउटपुट आपने होल्ड करके रखा था उसका कुछ पार्ट वापस से आपने उस इनपुट के साथ साथ अप्लाई कर दिया, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है एक तरह से प्रीवियस आउटपुट। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम पे इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो आपने पुराना आउटपुट जो पहले आ रखा था, पुराना आउटपुट मतलब प्रीवियस आउटपुट, उसको भी आपने यूज़ किया। तो इस केस में तो केवल प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, जो आउटपुट आया उसको लेके अपना काम फिनिश, काम खत्म, इसका और कुछ नहीं करना। बट इसमें प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट जो आया, उस आउटपुट का कुछ पार्ट आपने वापस इनपुट में अप्लाई किया। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपको कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, जो भी उस टीचर पढ़ा रहा है वो इनपुट अप्लाई कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, और आपको जो समझ में आ रहा है वो आउटपुट है। बट उस केस में आपके HOD या डायरेक्टर या कोई भी होते हैं, वो आपसे लेते हैं फीडबैक पर्टिकुलर किसी भी टीचर के लिए। तो आपको टीचर ने जो पढ़ाया वो आपने पढ़ा, और वो आउटपुट, वो फीडबैक दिया आपने अपने HOD सर को, या अपने जो भी डायरेक्टर या डीन होते हैं उनको आपने दिया। और वो फीडबैक जो आपने उनको दिया कि टीचर में
कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो फीडबैक वापस से उस टीचर के पास जाएगा कि आपको ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। वो इम्प्रूव करके वापस इनपुट अप्लाई करेगा, आपको पढ़ाएगा इम्प्रूव करके, और आपको आउटपुट मिलेगा। फिर आप वापस से फीडबैक दोगे कि नाउ ओके। तो ये होता है फीडबैक। तो जब भी किसी चीज़ में फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक मांगा जाता है, तो वो होता है एक तरह से आउटपुट का कुछ पार्ट आप बता रहे हो कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसका पार्ट वापस जा रहा है इनपुट की फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड प्रीवियस आउटपुट और कैन से फीडबैक। तो सिंपल सा हो गया। इन केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट इज ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट। ये लाइन लिखनी है आपको और डायग्राम बनाना है। इन केस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज ऑन प्रीवियस आउटपुट। देखो, प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज ऑन प्रीवियस आउटपुट, और प्रीवियस आउटपुट को क्या बोलते हैं? फीडबैक। तो ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस था जिसमें आपको स्टेटमेंट लिखना था और डायग्राम बनाना था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है फास्टर एंड स्लोअर। ये शायद आपको पता भी लग रहा होगा कंसेप्ट। इसमें क्या होगा? इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट मिला, दैट्स इट। इसमें क्या हुआ? इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट मिला। अब वो आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप पढ़ना चाह रहे हो अच्छा, पर पढ़ा नहीं पा रहे टीचर, तो क्या करोगे? उसका फीडबैक जाएगा डायरेक्टर सर या एचओडी सर के थ्रू वापस से टीचर के पास, फिर वो अप्लाई करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, फिर ये। तो इसमें थोड़ा सा लगता है टाइम, तो ये प्रोसेस है आपका स्लोअर। और इसमें क्या है? यहाँ पर सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है, पढ़ा दिया, पढ़ लो, दैट्स इट। समझ में आए नहीं आए, नो प्रॉब्लम, बस यही चलेगा। तो ये फास्टर है, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये फास्टर है एंड ये स्लोअर है। अब देखो यहाँ पर मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड लिख रखा है एंड मेमोरी इज रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने इनपुट अप्लाई किया, यहाँ पर आपको आउटपुट मिला, उस आउटपुट को कहीं ना कहीं तो होल्ड करोगे, कहीं तो स्टोरेज में रखोगे, सेव करोगे ना। तो यहाँ पर होती है एक मेमोरी रिक्वायरमेंट। तो मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। बट यहाँ पर तो आप इनपुट दिया, आउटपुट लिया, काम खत्म, कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कीपैड फ़ोन, ये हो गए आपके स्मार्टफोन जो आजकल यूज़ कर रहे हो आप, राइट, जहाँ पर मेमोरी है रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं नो फीडबैक। सिंपल सी बात है, इनपुट आउटपुट, नो फीडबैक, नो प्रीवियस आउटपुट, नो मेमोरी, तो नो फीडबैक। यहाँ पर ये रहा फीडबैक, फीडबैक इज रिक्वायर्ड, फीडबैक इज प्रेजेंट। तो आई थिंक यहाँ तक के जो डिफरेंस समझाए बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गए होंगे, और यही डिफरेंस आपको लिख के आने होते हैं। लास्ट डिफरेंस जो है एग्जाम्पल, कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल क्या क्या है और सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल क्या क्या है। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी कि यूनिट 2 यानी कि सेक्शन बी में हम ये पढ़ेंगे, और यूनिट 3 या सेक्शन सी में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो क्या एग्जाम्पल है? देखो, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, डी मक्स मतलब डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे के सारे आप सेक्शन बी में पढ़ते हो। और सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल है लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। वहाँ पर आप मक्स डी मक्स कर दोगे, गलत हो जाएगा। वहाँ क्या लिखेंगे? इनमें से एनी 2, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्किट ये है लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स, जहाँ पर मेमोरी होगी, जहाँ पर फीडबैक होगा, क्लियर, जहाँ पर प्रेजेंट इनपुट, प्रीवियस आउटपुट सब कुछ होंगे, और कॉम्बिनेशनल में ये सब होंगे। तो यहाँ पर जो इन सब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हाफ एडर एंड फुल एडर, जिसपे फुल एडर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंटेशन, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो 3 मैंने बताए हैं, इसमें से मैक्सिमम यही चीज़ें पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा। मैंने अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उस सीरीज में मैंने इनको इन्वॉल्व किया था, हाफ एडर, फुल एडर एंड मल्टीप्लेक्सर। क्योंकि अब तक के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाफ सब्ट्रैक्टर नहीं आता, हाफ सब्ट्रैक्टर बहुत कम पूछा गया है, फुल सब्ट्रैक्टर बहुत कम पूछा गया है, डी मल्टीप्लेक्सर आता रहता है, एनकोडर और डिकोडर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट इनको आप इम्पोर्टेंट समझो, ये ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। वो आप ये समझ लोगे तो ये भी समझ में आपको आ जाएंगे। तो हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक के सीरीज की, ठीक है। ऐसे ही बात करता हूँ मैं इसके अंदर सीक्वेंशियल सर्किट की, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर्स, ओके। तो ये डिफरेंस समझाना था मुझे, समझ में आ गया होगा आपको, और ये क्वेश्चन बन भी जाता है कई बार।
तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का, वो है आपका हाफ एडर। तो हाफ एडर देखो यहाँ पर आप लोगों के टाइम बचाने के लिए मैं कुछ चीज़ें पहले से लिख के तैयार रख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करा सकूँ कम टाइम के अंदर, बिकॉज आप लोगों को भी जो चीज़ जितना जल्दी समझ में आए वो मेरा मेन मकसद है। तो देखो यहाँ पे हाफ एडर के लिए मैंने लिख रखा है 2 बिट। एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। हाफ एडर इज़ यूज टू ऐड 2 बिट ओनली। अगर 2 बिट को ऐड करना होगा हम यूज़ करेंगे हाफ एडर, और अगर 3 बिट को ऐड करना होगा तो हम यूज़ करेंगे फुल एडर। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। फुल एडर इज यूज टू ऐड ए ऑप्शन 1 बिट, बी ऑप्शन 2 बिट, सी ऑप्शन 3 बिट एंड फोर्थ डी ऑप्शन इज 4 बिट। तो करेक्ट आंसर इज 3 बिट। फुल एडर फॉर 3 बिट एंड हाफ एडर फॉर 2 बिट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब देखो यहाँ समझते हैं हम कंसेप्चुअल वाइज। हाफ एडर इन शॉर्ट एच ए इज यूज टू ऐड 2 बिट। 2 बिट मतलब आपने ले लिया यहाँ पर ए और बी। ये है आपका हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम। एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कई बार वो ऐसे आते हैं, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर एंड एक्सप्लेन इन डिटेल और ऑल्सो मेक द डायग्राम और मेक द लॉजिक डायग्राम, या सिंपल आ जाएगा एक्सप्लेन हाफ एडर। तो हाफ एडर समझाना पड़ेगा आपको पूरा। उसमें कैसे होगा कि उसमें एक तो ब्लॉक डायग्राम बताना होगा, उसकी ट्रूथ टेबल बनेगी, ट्रूथ टेबल से आप जाओगे केमैप के ऊपर। देखो मैंने कहा था ना केमैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज़ होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक भी केमैप नहीं पढ़ा हो तो केमैप को पहले क्लियर करो बिल्कुल अच्छे से। क्लियर? तो ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया ट्रूथ टेबल। इस ट्रूथ टेबल से हम जाएंगे केमैप पे, और केमैप पे अपने को कुछ इक्वेशन मिलने वाली है और उस इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ बनाएंगे लॉजिक डायग्राम। उसके बाद ये होता है आपका फिनिश पूरा टॉपिक, जो कि 7.5 टू 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो देखो ये स्टार्ट करते हैं हाफ एडर। तो हाफ एडर इज यूज 2 बिट ऐड ओनली। तो यहाँ पर हाफ एडर में 2 बिट हम ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ए और बी आपने 2 बिट ली जिनको आप ऐड करने जा रहे हो। सपोज ये ए है और ये बी है। जब 2 बिट को आप ऐड करोगे तो आउटपुट मिलेंगे आपको 2। क्या होगा? उनका सम आएगा और हो सकता है कैरी भी आए। कैरी मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा बिट आती है, तो सम एंड कैरी होगा। चाहे वो हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, उसका आउटपुट फिक्स है, सम एंड कैरी। हाफ एडर में 2 बिट होगी, फुल एडर में 3 बिट होगी। तो यहाँ बात कर रहे थे हम हाफ एडर की। तो 2 बिट ली तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर 2 बिट है तो 2⁻², 4। इट मीन्स 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इनके जो आउटपुट मैंने लिख दिए ऑलरेडी, बट मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर ए और बी 0 0 है तो 0 + 0, क्योंकि ये एडर है, इसमें हम एडिशन करेंगे नॉट मल्टीप्लिकेशन। इट्स हाफ एडर। तो 0 + 0। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लॉजिक गेट्स में आप एडिशन करते थे यानी कि ओर गेट या पहले आपने देखे थे आपके नंबर सिस्टम्स, वो अलग थे और ये एडिशन अलग है। इस एडिशन में यहाँ पे समझाता हूँ पहले ही मैं। 0 + 0 करते हो तो 0 आता है, 0 + 1 करते हो तो 1 आता है, 1 + 0 1 आता है। ये तो सेम टू सेम चलेगा लॉजिक गेट्स में भी। बट 1 + 1 ये 0 होता है सम, और इसमें कैरी निकल के आता है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ यूज़ होगा। वो क्या है? सिंपल सा 0 + 0 सम 0 होता है, 0 + 1 सम 1 होता है, 1 + 0 सम 1 होता है। बट 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 1 नहीं होता है। डिजिटल में जो आपने स्टार्टिंग में लॉजिक गेट्स पढ़े थे, तो वहाँ पर जब आप ओर गेट की टेबल देख रहे थे तो ओर गेट में 1 + 1 आप 1 कर रहे थे, तो वो लॉजिक गेट्स थे। लॉजिक गेट्स में 1 + 1 1 होता है। बुलियन अलजेब्रा रूल्स के अंदर 1 + 1 1 होता है। बट एडिशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जब आप एडर वगैरह यूज़ करते हो, बाइनरी एड्रेस बोल सकते हो, तो उसमें 1 + 1 0 होता है। ये आप ध्यान रखना। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल, सपोज आपको इस तरह से ये ऐड करना हो सपोज, तो 1 + 0 1, 1 + 1 सम 0 और कैरी यहाँ फॉरवर्ड जाता है। 1 + 1 0 और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, तो यहाँ आ गया 1 + 0 1, 1 + 1 अगेन 0 कैरी यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 + 1 0 और इनका कैरी यहाँ आ जाएगा। 1 + 1 0, 0 + 0 0 और इसका कैरी यहाँ चला गया था। 1 + 1 0 और कैरी यहाँ पर 1 + 1 0, 0 + 1 1।
ना 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 कैरी आगे, और ये एज इट इज़ है। तो ये इसका पार्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया कंसेप्ट कि 1 प्लस 1 0 होगा इसके अंदर। तो अब बात करते हैं यहाँ पर वापस से। तो 0 प्लस 0 सिंपल सम 0 कैरी 0, कैरी कुछ एक्स्ट्रा बिट आई नहीं रही, कैरी ओनली 1 प्लस 1 के केस में आती है, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1। तो यहाँ देखो 0 प्लस 1 सिंपल 1 कोई कैरी नहीं है, 1 प्लस 0 सिंपल 1 कोई कैरी नहीं है, बट 1 प्लस 1 सम 0 विथ कैरी 1, राइट। अब यहाँ पर ये जो टेबल आई है, इस टेबल से हम जाएंगे केमैप में, और आई थिंक आप लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस होगा कि किसी टेबल से केमैप कैसे बनता है। तो वो मैं समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना और ध्यान से सुनना बिल्कुल। किसी भी टेबल से अगर आपको केमैप में जाना हो तो सबसे पहले तो ये आएगा माइंड में क्वेश्चन कि कितने केमैप बनेंगे और कितने इनपुट वेरिएबल के केमैप बनेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल भी होते हैं, 3 वेरिएबल भी होते हैं, 4 वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने आउटपुट है, 1 2, तो जितने आउटपुट उतने केमैप, जितने आउटपुट उतने केमैप, और कितने इनपुट वेरिएबल है, 2 इनपुट वेरिएबल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग 2 इनपुट वेरिएबल। अगर यहाँ पर फुल एडर की बात करते हैं जहाँ पर 3 बिट होता, A B C होता, 3 बिट वेरिएबल होता वो, तो यहाँ पर आप बनाते 3 बिट केमैप, ठीक है। यहाँ पर आप 2 बिट वेरिएबल बना रहे हो वाला, A और B वाला, ठीक है। बट फुल एडर के केस में भी कितने आउटपुट होंगे, सम एंड कैरी होता है आउटपुट, तो वहाँ पर भी जितने आउटपुट उतने ही केमैप। तो ये तो बात हो गई कि कितने केमैप बनेंगे और कितने वेरिएबल के केमैप बनेंगे, तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ से वहाँ जाएंगे कैसे, तो ये एक केमैप बनेगा सम के लिए, एक केमैप बनेगा कैरी के लिए। तो जब सम के लिए केमैप बना रहे हो तो सम वाले कॉलम को फोकस करेंगे, और जब कैरी वाला केमैप बनाएंगे तो कैरी में जाएंगे। तो आप यहाँ देखो, इसको 0 0 को आप बोल सकते हो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, नंबर सीक्वेंस है ये, सीरियल नंबर 0 1 2 3 होते ही है। तो सम के अंदर फोकस करो कि सम के अंदर कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम एसओपी की टर्म्स में चलते हैं हमेशा, इनडायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट। तो कहाँ 1 आ रहा है, ये और ये 1 आ रहा है, तो ये 1 का आ रहा है 1 पे, और ये 1 का आ रहा है 2 पे, तो 1 पे और 2 पे 1 आ रहा है। हम बना रहे हैं सम के लिए केमैप, हमने 2 वेरिएबल बना दिया A और B, A और B, इधर B बार B, A बार A, 0 1 2 3, ये तो सिंपल सा चीज़ था। अब सम के अंदर कहाँ 1 आ रहा था, 0 1 और 1 0, किसको 0 1 को क्या बोलते हैं 1, और 1 0 को 2 बोलते हैं। तो 1 और 2 पे आपने 1 और 1 कर दिया। अब बात करते हैं कैरी में कहाँ आएगा, कैरी में ओनली 1 आ रहा है यहाँ पर, और ये क्या है 1 1, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो सम का आउटपुट देख रहे थे कहाँ 1 आ रहा था, 0 1 पे इसको 1 बोलते हैं, और 1 0 को 2 बोलते हैं, 1 1 को 3 बोलते हैं, और कैरी में कहाँ आ रहा था 1 1 1 पे, 1 1 मतलब 3, तो यानी कि यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई पेयरिंग तो हो नहीं रही, ना कोई क्वाड बन रहा, तो यहाँ पर सिंपल सा एक सिंगल टर्म ये, एक सिंगल टर्म ये सम वाले केस में, और यहाँ पर ये सिंगल टर्म बन रही है कैरी के केस में। तो सम की क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो सम की, इसको लिखोगे आप A बार B, सिंपल है, देखो A बार डॉट B प्लस इसको क्या लिखेंगे A B बार, A B बार, सिंपल सा है। अब आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग के वीडियोस, तो ये एक गेट की इक्वेशन आ गई है, जो टोटल 7 लॉजिक गेट्स है, नॉट एंड और नैंड नॉर एक्सोर, एक्सोर में से कोई लॉजिक गेट की इक्वेशन है, और आपके माइंड में आ भी गई होगी, यस इट्स ए एक्सोर। तो इसको बोलोगे आप A एक्सोर B, इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये लिखोगे। तो सम की इक्वेशन क्या आ गई, A बार B प्लस A B बार या A एक्सोर B। अब बात करते हैं कैरी की, जिसको क्या लिखोगे आप A डॉट B, ओनली A B। तो ये था आपका हाफ एडर, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी लास्ट में लॉजिक डायग्राम बनाएंगे तब कंप्लीट होगा। हाफ एडर फॉर 2 बिट, ये था ब्लॉक डायग्राम। ये 2 टेबल आपको समझ में आ गई होगी। इस 2 टेबल से बने 2 केमैप, और कितने वेरिएबल के, 2 वेरिएबल के, कितने आउटपुट 2, तो 2 आउटपुट तो 2 केमैप, और ये इनपुट वैल्यू अप्लाई करी आपने, अप्लाई करने के बाद पेयरिंग क्वाड बनाया और ये आंसर लिख दिया। अब हम बनाएंगे लास्ट में लॉजिक डायग्राम हाफ एडर का, जो बनता है इनकी हेल्प। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हमको ये इक्वेशन यूज करनी होगी। तो अब देखो लॉजिक डायग्राम का भी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा बनाने का, बनाने के तरीके कई होते हैं, बट आप सिंपल सा मेथड देखो
कि यहाँ पर ए बी मतलब ए और बी दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ आप लो ए और यहाँ पर आप लो ए बार, ये जा रही है आपकी ए, तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्ट ए बार। यहाँ पर लो आप एक लाइन बी, और ये मतलब ये नोट गेट लगा दिया आपने, तो नोट गेट के बाद ये जो सेकंड लाइन जा रही है वो बी बार है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपको ए मिलेगा, और यहाँ से आप देखोगे तो ए बार मिलेगा, यहाँ से आपको बी और यहाँ से बी बार। अब देखो सम की इक्वेशन क्या है, ये ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ए बार तो आप यहाँ से लो ए बार डॉट बी, ए बार इसको भी भूल जाओ, नीचे आप केवल ये देखो मेन इक्वेशन, ए बार यहाँ से निकल गया ए बार और डॉट बी, तो डॉट बी का मतलब ये हो जाएगा आपका एंड गेट। सो ए बार बी, तो ए बार यहाँ से जा रहा है आपका बार, ए बार डॉट बी मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो एंड गेट पर इसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट ए बी बार, तो यहाँ से लोगे आप ए बी बार, तो ये यहाँ से जाएगा आपका बी बार, और अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बन गया आपका ए बार बी। जो आपको यहाँ से मिल रहा है वो क्या हो गया, ए बार बी, और ये जो मिला आपको, ये क्या मिला आपको, ए बी बार, और ये प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है इसका मतलब आप इसको एक और गेट पे लगा दो, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा सम का। लास्ट में बात है आपका नेक्स्ट कैरी का आउटपुट, तो वो भी इसी में बनाएंगे हम। तो कैरी में क्या रहा है, सिंपल ए बी, तो आप क्या करोगे, यहीं से आप ले लो ए और ये बी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ए बी, जो किसका आउटपुट था, कैरी का। तो इस तरह से आपने सम एंड कैरी का लॉजिक गेट की हेल्प से डायग्राम बना के दिखा दिया। आप चाहते तो यहाँ पर ये चीज़ ना यूज़ करके ये भी बना सकते थे। एक बार इसको आपने समझ लिया, मैं इसी में हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, सिंपल सा जो भी आपने बनाया, तो ए बार, अगर अपने को ए चाहिए तो यहाँ से लेंगे, और बार चाहिए तो यहाँ से लेंगे ए बार, अगर बी चाहिए तो यहाँ से, बी बार चाहिए तो यहाँ से, जो भी इक्वेशन की डिमांड है वो यूज़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये समझ में आ गया। अब इसी को देखो, इसी डायग्राम को मैं इससे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप इसको हटा दो सम वाले को, कैरी का तो डायग्राम वही रहेगा। देखिए मैं आपके समझाता हूँ कि कैसे आप इजी वे में बता सकते हो। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट दिख गया सम के अंदर ए एक्सोर बी आ रहा है, तो एक यहाँ से लो ए और एक यहाँ से लो बी, और यहाँ पर एक सिंपल एक्सोर गेट बना दो, ये एक्सोर ही तो है, ये आ गया आपका सम। तो ये आपका बन गया सिंपल सम एंड कैरी का आउटपुट। तो ये हो गया आपका फाइनल कंप्लीट हाफ एडर। अब स्टार्ट करते हैं हम फुल एडर। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फुल एडर, इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में। इससे लास्ट जो टॉपिक हमने देखा था वो था आपका हाफ एडर, और वो आप देखा था आपने हाफ एडर जो था वो 2 बिट के लिए था, और मैंने बताया था कि फुल एडर जो होता है वो होता है 3 बिट के लिए। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट वाइज मैं बता रहा हूँ फिर से। तो ये जो टॉपिक है फुल एडर, मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अपने आप में तो पूछा जाता है, इसके अलावा इसको अदर टॉपिक्स के साथ भी कंबाइन किया जाता है। जस्ट लाइक आगे जाके आप पढ़ोगे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर या फिर पीएलडीज डिवाइस, तो उनसे भी इस फुल एडर को डिज़ाइन किया जाता है। तो यानी कि अगर आपको फुल एडर का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आगे भी इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल एडर समझना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फुल एडर जो होता है वो एक तो 3 बिट का होता है। 3 बिट एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फुल एडर। उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम, देन इसकी ट्रूथ टेबल निकल के आएगी। ट्रूथ टेबल से हम जाएंगे कैमएप के ऊपर, उसके बाद हम बनाएंगे लास्ट में डायग्राम। ये होता है कंप्लीट फुल एडर, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्हाट इज़ फुल एडर या ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग। तो ये सारा सब कुछ बताना होता है आपको फुल एडर का, और यही चीज़ बार बार आगे काम आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर फुल एडर इज़ यूज्ड टू ऐड 3 बिट। 3 बिट मीन्स ABC। तो ये आपका फुल एडर है। जैसे हाफ एडर था वैसे फुल एडर है। जैसे हाफ एडर के अंदर टू आउटपुट थे, वहाँ पे सम एंड कैरी, ऐसे ही फुल एडर में भी 2 आउटपुट होंगे आपके, सम एंड कैरी। मैंने बता दिया कि चाहे हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, आउटपुट हमेशा 2 होंगे आपके, वो होंगे सम एंड कैरी। क्योंकि अगर आप 2 बिट को ऐड करते हो तब भी उनका क्या आएगा, सम एंड कैरी, और अगर आप 3 बिट को ऐड करते हो तो उनका भी क्या आएगा, सम एंड कैरी।
तो ये आपका हो गया फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पर 3 इनपुट है ए बी सी एंड सम एंड कैरी 2 आउटपुट है। अब इससे बनेगी आपकी ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर 3 इनपुट हैं, तो 3 इनपुट के अंदर मैंने बता रखा है डिजिटल में, अगर 2 इनपुट है तो 2⁻², 4 कॉम्बिनेशन, अगर 3 इनपुट है तो 2⁻3 8, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे। तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए आपको 3 बिट का कोड याद होना चाहिए, और आई थिंक आपको याद भी होगा। तो ए बी सी 3 इनपुट लिए, 2 आउटपुट जो है आपके यहाँ पे सम एंड कैरी लिया। अब जो 3 बिट का कोड होता है बाइनरी का, वो क्या होता है, 0 0 0 से स्टार्ट होता है, देन 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये था आपका 3 बिट का कोड। अगर यहाँ पर 4 बिट होता तो 0 0 0 0 से आगे जाके ये 1 1 1 1 पे फिनिश होता 4 बिट की हेल्प से। बट यहाँ पर इट्स अ 3 इनपुट, दैट्स वाई 3 बिट का कोड आपने लिया है। अब ये 3 बिट लिखने के बाद अब ये कैसे आए वो समझो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हुए हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे ये सब आपने लिख दिए इनपुट साइड में, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब लेके आ रहे हैं हम आउटपुट। तो 0 + 0 + 0 सम 0 आएगा, सम 0, कैरी कुछ नहीं आएगा। 0 + 0 0, किस तरह से करोगे, जैसे 0 + 0 0, 0 + 0 0, तो सम भी 0 कैरी भी 0। 0 + 0 0, 0 + 1 1, कोई कैरी नहीं है। 0 + 1 1, 1 + 0 1, कैरी 0। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 0 + 1 1, 0 + 1 1 और 1 + 1, यहाँ पर देखो दोनों का क्या आया, 0 + 1 1 और 1 + 1 0, सम 0 और 1 + 1 पे क्या आता है हमेशा, कैरी। तो ये याद रखना है हमेशा आपको, 1 + 1 पे ही आएगा 0 और कैरी, अदरवाइज नहीं आता है। तो जहाँ पर भी आपको 1 + 1 दिखेगा, सम 0 विथ कैरी 1। तो फिर से देखो 0 + 1 1 और 1 + 1 0, कैरी 1। नाउ 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो सम 1, कोई कैरी नहीं आया, क्योंकि कैरी कब आता है, जब 2 1 हो। नाउ अगेन हियर 1 + 0 1, 1 + 1 सम 0 विथ कैरी 1, देन 1 + 1 सम 0, 0 + 0 0, और यहाँ का कैरी आया था वो यहाँ पुट कर दिया। देखो 1 + 1 0 आया था, 1 + 1 0 और 0 + 0 0, और 1 + 1 पे कैरी आता है वो फॉरवर्ड हो गया। 1 + 1 0, कैरी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। 1 + 1 0, 0 + 1 1, और यहाँ का कैरी यहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बट मैं आपको अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये जो भी मैंने किया 0 + 0 1 + 0, ये आपको कुछ नहीं करना, ये आपको याद भी नहीं करना। आप ओनली ये टेबल तो आपको याद है, यहाँ पर कहाँ का 1 आ रहा है वो मैं बताता हूँ, और उसको आप सिर्फ याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। क्यों, अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम बनाओगे, ब्लॉक डायग्राम, और फिर टेबल बनाने के लिए ये 0 0 0 0 0 1, ये तो आप लिख दोगे, और ये करने के लिए आप 0 + 0 + 0 करने बैठोगे, कर भी दोगे आप। बट बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो गई, 0 की जगह 1 मुँह से निकल गया और 1 + 0 1 1 कर दिया, 1 की जगह 0 0 की जगह 1 कर दिया, तो कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। तो क्यों ना इसको हम याद ही कर लें, ये तो फिक्स है, यहाँ पर कहाँ का 1 आ रहा है केवल वो याद कर लो, बाकी सब जगह 0 सेट कर दो। तो वो ट्रिक है, वो यहाँ लिख रखी है मैंने, कि देखो सम के लिए फिक्स है पोजीशन 1 2 4 7, एंड कैरी के लिए पोजीशन फिक्स है 3 5 6 7। देखो ये रहा सम, सम कहाँ का 1 आ रहा है, 1 2 4 7, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा ये। और कैरी में क्या आ रहा है, 3 5 6 7। अब आप ये जो 2 है कॉम्बिनेशन सम एंड कैरी के, सिग्मा मैंने लगा दिया है वही, कि बाद में बताऊंगा मैं आपको कि क्यों मैंने ये यहाँ पर सिग्मा मैंने इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे इनके साथ सिग्मा पुट किया हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा, बाद में सिग्मा यूज़ होगा बाद में। बट अभी आप सिर्फ ये समझो कि सम के अंदर कहाँ कहाँ पर 1 2 4 7 पे 1 है, तो 1 2 4 7 याद रख लो। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग याद करो, हो सकता है कि सम का मकान नंबर है 1 2 4 7 और कैरी का मकान नंबर है 3 5 6 7 हाउस नंबर, या फिर किसी का फ़ोन नंबर या किसी का पिन कोड, जैसे भी याद करना चाहो इसको याद कर लो। सिंपल सर है, 1 2 4 7 एग्जाम्पल करो तो 1947 होता है 1 2 4 7,
3567 को आप अपने कोई भी किसी भी फ्रेंड के कोड से याद कर लो। तो मतलब इनको आप लोग को याद करना है अपने टिक से। तो क्या है, सम का 1247, कैरी में 3567। तो यहाँ पर देखो सम में जाओगे तो ये तो पता ही है आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो सम के अंदर आपने क्या करा, 1 2 4 7 में कर दिया, बाकी सब जगह 0 कर दिया। फिर कैरी में गए 3 5 6 7 में 1 कर दो, बाकी सब जगह 0। तो ये दिस प्लस दिस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये टेबल आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगी और बन जाएगी फटाफट से। तो क्या करोगे एग्जाम में, डायग्राम बनाओगे। फुल एडर के लिए 2-4 लाइन लिख दोगे। फुल एडर इज यूज टू एड 3 बिट ओनली, इन दिस देयर आर 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, सम एंड कैरी। फिर उसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे। आप लिखोगे यहाँ पर ABC सम एंड कैरी 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक लिख दोगे। और फिर सम में जाओगे 1 2 4 7 पे 1 कर दो, बाकी सब जगह 0। कैरी में 3 5 6 7 में 1 कर दो, बाकी सब जगह 0। ये टेबल बन के आपके तैयार हो गई। क्लियर, टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसके बाद हम जाएंगे केमैप पे। मैंने लास्ट टॉपिक में बता दिया था फुल एडर से पहले हाफ एडर में कि किसी भी टेबल से अगर आपको केमैप बनाना हो तो कितने केमैप बनेंगे, जितने आउटपुट उतने ही केमैप। 2 आउटपुट है फिक्स है तो उतने ही केमैप। नंबर ऑफ केमैप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटपुट। देन कितने वेरिएबल का केमैप बनेगा। केमैप जो होता है वेरिएबल से होता है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 5 4 वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 इनपुट वेरिएबल, अब ये 3 इनपुट है तो दैट्स वाई 3 इनपुट वेरिएबल केमैप बनेगा। अब यहाँ पर 3 इनपुट वेरिएबल का एक तो बना दिया आपने सम के लिए और एक बना दिया आपने कैरी के लिए। नंबर ऑफ सेल्स 8, ठीक है। ABC ABC, B बार C बार, B बार C BC BC बार A सेम एज इट इज। अंदर 0 1 3 2 4 5 7 6 0 1 3 2 4 5 7 6। यहाँ तक आपको सबको पता है केमैप के अकॉर्डिंग। आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को केमैप अच्छे से आ गया होगा, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा था केमैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे ये चीज़ अब काम आएगी, सिग्मा। सिग्मा मीन्स SOP बोल दो, जो भी है। तो अब यहाँ पर आप सम में जाओगे, सम के कॉलम में जाके देखोगे कि कहाँ कहाँ पर 1 है। का आप देखोगे ये रहा 1 पे है, 2 पर है, 4 पर है, 7 पे। ऑलरेडी हमने शॉर्ट टेक से निकाल के रख दिया 1 2 4 7। तो अननेसेसरी आप टेबल में जाके देखो कहाँ कहाँ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अगर वो याद कर लिया तो बस सिंपल 1 2 4 7 1 2 4 7। कैरी में कहाँ कहाँ पे 1 है, 3 5 6 7। ये आपने पुट कर दी। ये करने के बाद अब आप बनाओगे पेयरिंग पार्ट जो भी बनता है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पेयरिंग का, सारे के सारे क्या है, सिंगल टर्म। यहाँ पर ऑप्शन है, इसके पास ये है, इसके पास ये, इसके पास ये, तो यही बनेंगे बेस्ट ऑप्शन। अब बार बार तो बताएंगे नहीं हम कि कैसे गए, अब आपको सबको आने लग गया होगा केमैप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम की इक्वेशन लिखता हूँ मैं। क्या किया था आप लोगों ने, यहाँ तक टेबल बनाने के बाद 2 आपने बनाए केमैप, फर्स्ट नंबर फॉर सम के लिए, देन सेकंड वन इज फॉर कैरी के लिए। तो सम के लिए सम की टेबल में जाओगे, सम के कॉलम में जाओगे, जहाँ जहाँ 1 होगे वो लिख दोगे, या फिर अगर वो आपको ट्रिक याद है तो वहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि ये भी नंबर 1 वहीं पर है जो वहाँ लिख रखे हैं, और कैरी में भी यहाँ लिख दिया। उसके बाद पेयरिंग ऑक्टल क्वाड जो बनता है बना दिया। अब लास्ट में आउटपुट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, A बार B बार C, A बार B बार C। देन इसकी वैल्यू क्या आएगी, A बार B C बार। देन इसकी वैल्यू क्या आएगी, A B बार C बार। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, A बार B बार C। इस वैल्यू A बार B C बार, इसकी वैल्यू A B बार C बार, A B बार C बार। एंड लास्ट वन इज A B C। ये आपका हो गया सम का इक्वेशन। देन हम जाते हैं कैरी के ऊपर। कैरी में देखो आप, इसकी वैल्यू देखो पहले आप, ये बनेगी आपकी A और दोनों में कॉमन है C, तो A C। ये अब डायरेक्ट दिख रही है आपको B C, और ये आपको दिख जाएगी A और कॉमन B। आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो, A B प्लस B C प्लस C ये लिख सकते हो, और A C भी लिख सकते हो। तो अब आपको ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, तो ये इस तरह से लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आ गई आपकी कैरी की इक्वेशन। तो ये ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल से कैम मैप बना दिया, कैम मैप से आपको इक्वेशन मिल गई, एंड इक्वेशन से लास्ट में डायग्राम फिनिश, तो टॉपिक फिनिश। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए बी सी, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर ए फॉर ए बार, देन बी, देन नेक्स्ट बी बार, देन सी, देन सी बार, क्योंकि आपको जहाँ पर ए की जरूरत है वहाँ से ए से लेंगे, जहाँ पर आपको ए बार नीड है वहाँ पर ए बार यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बनाएंगे इक्वेशन, तो फर्स्ट आपका ए बार बी बार सी, तो यहाँ पर देखो ए बार, ये रहा आपका ए बार बी बार, ये देखो ये है ए बार, यहाँ से लेंगे बी बार, ये रहा बी बार, सी यहाँ से जाएगा, और ये आपने बना दिया एक एंड गेट। ये क्या है? एंड गेट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इज ए बार, अगेन यहाँ से सॉरी ए बार एंड बी, ए बार बी सी बार यहाँ से, और ये एक और एंड गेट। नेक्स्ट इज ए बी बार सी बार, तो ए बी बार सी बार, जहाँ से इनपुट लेना है वहीं से लेंगे आप, ए बी बार सी बार, ये बना दिया आपने एक और एंड गेट। नेक्स्ट इज ए बी सी, तो ए बी सी, और ये एक और एंड गेट। और ये सब क्या हो रहा है? ओरिंग और हो रहा है। तो क्या करो आप, चाहो तो इस तरह से एक और गेट यहाँ लगाओ और एक और गेट यहाँ लगाओ, और इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको भी एक और गेट में लगा दो, क्योंकि आपको एडिशन करना है। एडिशन के लिए और गेट होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका सम। क्लियर? अब लास्ट है कैरी, यहाँ पर ए बी बी सी ए सी, तो सिंपल सा ये देखो यहाँ से लेंगे हम ए बी बी सी ए सी, और इन तीनों को चाहे आप एक साथ और गेट में अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। ये आ गया आपका कैरी। तो ये बन गया आपका कंप्लीट फुल एडर का लॉजिक डायग्राम, फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम, फुल एडर की ट्रूथ टेबल और ये ग्राफ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फुल एडर, और इसको आपको बिल्कुल ट्रिक है जो इसको याद रखना है। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है अपना मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, उसका जो क्वेश्चन बनता है मेनली एग्जाम में, वो बनता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मक्स। यही क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है। तो इसको पढ़ने से पहले मुझे आपको बेसिक मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताना होगा, क्योंकि जब मक्स समझ में आएगा देन उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लेक्सर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्या है मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर आपको पता ही है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल है। आपने देखे थे डिफरेंस कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल में, तो ये कॉम्बिनेशनल का पार्ट है। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब क्या थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो मल्टीप्लेक्सर की सिंपल डेफिनेशन भी आ जाए, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? तो मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब देखो इसमें आगे कंसेप्ट, एक होता है मक्स, एक होता है डीमक्स। आप मक्स समझ लो, डीमक्स जस्ट इसका रिवर्स है। क्लियर? तो मक्स की जो बेसिक चीजें वो समझिए आप। मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव मैनी इनपुट, ज़्यादा इनपुट है इसमें, एंड वन आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर में चीज़ फिक्स है कि इनपुट्स बहुत सारे होंगे बट आउटपुट फिक्स है, वेरी करेगा नहीं, आउटपुट फिक्स है और इनपुट वेरी करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझो, m इज इक्वल्स टू 2⁻n के कंसेप्ट से। मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव मैनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, दैट्स वाई मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज मैनी टू वन सर्किट। मल्टीप्लेक्सर को मैनी टू वन सर्किट भी कहा जाता है, जिसमें क्या है, इनपुट्स बहुत सारे होते हैं और आउटपुट फिक्स होता है वन। बट जो इनपुट्स जो बहुत सारे बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे हो जाएंगे, इनका भी एक रेशो होता है। ठीक है, रेशो कैसे? या तो 2:1 या 4:1 या 8:1 या 16:1। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।
जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं उसका सबसे फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर, सबसे मिनिमम मल्टीप्लेक्सर वो होता है 2:1, जहाँ पे ये साइड होती है आपकी इनपुट और ये होती है आपकी आउटपुट। तो 2:1 मक्स का मतलब है 2 इनपुट 1 आउटपुट। 4:1 मक्स का मतलब 4 इनपुट 1 आउटपुट। 8:1 मतलब 8 इनपुट 1 आउटपुट। तो ऐसे देख सकते हो आप, सो ऑन आगे तक चलते जाएंगे, जो कि 2 के रेशो में, 2 की पावर में चलेंगे। तो 2 की पावर में ही चलेंगे, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सब में आउटपुट फिक्स है। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव मैनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, दैट्स व्हाई दिस मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज मैनी टू वन सर्किट एंड दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। जहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट वेरी कर रहा है 2 की पावर के रेशो में, बट आउटपुट फिक्स है। ओके, अब आते हैं हम इस कंसेप्ट पे, ये सब बाद में आएंगे। ये देखते हैं पहले m इक्वल टू 2n क्या है। तो यहाँ पर देखो आपने 4 इनपुट लिए, देन इट विल बिकम 4:1 मक्स। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये कैसे आएंगे अभी देखेंगे, बट ये क्या चीज़ है, ये है आपकी सेलेक्ट लाइन। तो एक होता है इसके अंदर सेलेक्ट लाइन, एक होती है इनपुट लाइन, एक होती है आउटपुट लाइन। आउटपुट लाइन बता दी मैंने, फिक्स्ड है। इनपुट लाइन जो है वो क्या है, वेरी करेगी 2 की पावर में, राइट। अब बात करते हैं हम सेलेक्ट लाइन की। तो सेलेक्ट लाइन का कैसे है देखो, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट लाइन एंड सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पर जो m है ना वो है इनपुट लाइन और जो स्मॉल n है वो है सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पर जो इनपुट लाइन है, इस केस में मैं स्टैंडर्ड 4:1 में समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो मल्टीप्लेक्सर का कोई सा भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो m इक्वल्स टू 2n के इस रिलेशन से हम निकालते हैं नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। यहाँ पर आपको 2 सेलेक्ट लाइन दिख रही है, 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं है, तो ये भी फिक्स है। अगर 4:1 है तो 2 होगी, 8:1 है तो 3 होगी। कैसे होगी यह देखो, तो कैपिटल M इज इनपुट लाइन और स्मॉल n इज सेलेक्ट लाइन। आउटपुट लाइन को कंसिडर नहीं करना, आउटपुट लाइन तो फिक्स है 1 है। तो यहाँ पर m कितना है, 4 है देखो इस केस में। तो यहाँ पर बताओ स्मॉल n की वैल्यू क्या पुट करूँ कि 4 आ जाए, सिंपल सा है, 2⁻²। तो इट मीन्स इफ यू वांट टू डिजाइन 4:1 मक्स यू रिक्वायर्ड 2 सेलेक्ट लाइन। यहाँ पर इनपुट है आपके 4 इक्वल्स टू 2⁻n, तो n की वैल्यू क्या करेंगे पुट 2। तो n स्मॉल n इज सेलेक्ट लाइन। तो 4:1 के केस में 2 सेलेक्ट लाइन। अगर मैं बात करूँ 8:1 की, तो 8 इज इक्वल्स टू 2⁻n, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, 2⁻3 8। तो 8:1 मक्स डिजाइन करना हो तो 3 सेलेक्ट लाइन। ऐसे ही 4:1 के केस में 4 सेलेक्ट लाइन, इसमें 5 सेलेक्ट लाइन। इस तरह आप समझ जाओगे। तो ये भी क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल 2 नंबर का भी बन जाता है कई बार, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन जाता है। हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन 64:1। हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन 64:1। ऑप्शन होगा 2, 4, 6, 8। तो आंसर इज 6, 2⁻6 64। तो ये आपका जो 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी मिल जाएगा आपको, और ऑब्जेक्टिव में तो मिल जाता है ये। क्लियर। तो अब आ जाते हैं हम कंसेप्ट पे वापस। तो यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि मल्टीप्लेक्सर जो आपने लिया है 4:1, जिसमें 4 इनपुट है, 1 आउटपुट है एंड 2 सेलेक्ट लाइन है। अब ये कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया कंसेप्ट। तो m इज इक्वल टू 2⁻n क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट लाइन एंड सेलेक्ट लाइन, वेयर कैपिटल M इज इनपुट लाइन, स्मॉल n इज सेलेक्ट लाइन एंड आउटपुट लाइन तो फिक्स है। तो इससे आप बता सकते हो एग्जाम्पल। अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, तो ये सब कुछ आप बता सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का पूरा बेसिक है। वैसे तो क्वेश्चन ये आता है, बट 1-2 बार आया भी है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। 5 मार्क्स का आ जाए, 10 मार्क्स का आ जाए, तो आप ये सब बताओगे। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल है इसके। तो अब हम जाते हैं कंसेप्ट पे, मल्टीप्लेक्सर वर्क कैसे करता है। क्लियर। तो मल्टीप्लेक्सर में नाम में पता लग रहा है मल्टी यानी कि मेनी, एक से ज़्यादा। तो मल्टीप्लेक्सर में एक से ज़्यादा इनपुट अवेलेबल है, बट आउटपुट लाइन एक ही है। तो इस आउटपुट लाइन पर इन चारों इनपुट में से एक ही इनपुट जा सकता है एट ए टाइम। ओके। तो मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं कि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो इसमें से डेटा सेलेक्ट करके
आउटपुट की तरफ सेंड करना है, वो सेलेक्ट कौन करेगा? सेलेक्ट लाइन। तो इसमें सबसे मेन जो रोल होता है वो होता है सेलेक्ट लाइन का। आपने इनपुट ला के रख दिए बहुत सारे, 4, 8, 16 जो भी, और आउटपुट लाइन फिक्स है, तो ये इनपुट किस तरह से जाएंगे आउटपुट पे, ये डिसाइड करेगी सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट लाइन क्या है? S1 S0, अगर 3 होगी तो S0 S1 S2, 4 होगी तो S0 S1 S2 S3। क्लियर? तो यहाँ पर 4:1 मक्स है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 2 सेलेक्ट लाइन। तो 2 सेलेक्ट लाइन मतलब 4 कॉम्बिनेशन, 2 4 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ देखो S1 और S0 लिया मैंने, और यहाँ पर आउटपुट लिया है, टेबल बना रहा हूँ इसकी। तो 2 सेलेक्ट लाइन है तो 4 बनेंगे कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपको याद है। अब देखो यहाँ पे जब इनकी वैल्यू 0 0 होगी तो I0 सेलेक्ट होके जाएगा आउटपुट पे। जब इसकी वैल्यू 0 0 यानी कि फर्स्ट वैल्यू 0 0 पे I0 जाएगा, 0 1 यानी सेकंड वैल्यू होगी तो I1 जाएगा, 1 0 यानी कि थर्ड वैल्यू थर्ड होगी 1 0 तो I2 जाएगा, एंड लास्ट 1 1 तो ये I3 जाएगा। सो अब यहाँ पर सेलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ मैंने बताया वैल्यू यहाँ पर है S1 एंड S0 की 0 0। सपोज मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ, बता रहा हूँ 0 0 0 0 का मतलब हो गया इन दोनों की वैल्यू S1 बार S0 बार। तो देखो S1 बार S0 बार तो क्या जाएगा? I0, तो ये I0 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कर दी मैंने 0 1, तो 0 का मतलब S1 बार और S0 एज इट इज़ 1 है ना, तो एज इट इज़, और साथ में चल जाएगा I1। देन नेक्स्ट आपका हो जाएगा इनपुट 1 0, तो S1 एज इट इज़ S1 और S0 बार साथ में ये चला जाएगा इनपुट I2। लास्ट क्या होता है? 1 1, इट मीन्स S1 S0 दोनों 1 1 है इसलिए सिंपल आएंगे S1 S0 और लास्ट इनपुट I3। क्लियर? तो इस तरह से ये इनपुट सेलेक्ट होके आउटपुट पे जा रहे हैं। ओके, तो इनकी वैल्यू डिसाइड करेगी 0 0 पे फर्स्ट, 0 1 पे सेकंड, 1 0 पे I2, 1 1 पे I3, और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ रख दी गई है। क्लियर? और यही टेबल है इसकी। तो टेबल क्या बनी? 0 0 पे I0 जा रहा है, 0 1 पे I1, 1 0 पे I2, 1 1 पे I3। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई, इसी से आप डायग्राम बना सकते हो आराम से। कैसे? देखो S1 बार S0 बार, तो ये रहा आपका S1 बार S0 बार। यहाँ आपने क्या लिया? S1 और ये S1 बार, ये S0, ये S0 बार। जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से हम इनपुट ले लेंगे। S1 बार S0 बार और साथ में क्या है? I0, तो ये I0, ये आपका बन गया एक इनपुट। नेक्स्ट S1 बार S0 और I1, ये एक बन गया। नेक्स्ट इज S1 S0 बार एंड I2, ये बन गया एक। एंड लास्ट S1 S0, तो ये आपका हो जाएगा S1 S0 और ये I3, ये एक। और ये सबको आपने क्या करना है? एक सिंपल सा और गेट लो, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका Y। तो जो आपने मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन बनाई थी उसका डायग्राम, यानी कि इक्वेशन से डायग्राम कैसे बनता है अब आपको समझ में आने लग गया होगा। इक्वेशन से डायग्राम, तो जो भी इनपुट्स अवेलेबल है उनको आप याद रखो, सिंपल कॉम्प्लीमेंट, सिंपल कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर एंड गेट यूज़ करो, और जहाँ पर प्लस आ गया तो उन सबको कंबाइन करके ओरिंग कर दो, प्लस कर दो, तो ये बन गया आपका कंप्लीट मल्टीप्लेक्सर। बट यहाँ पर एक और सिंपल एग्जाम बताता हूँ। सपोज़ करो, ये समझ में आ गया आपको? सपोज़ करो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स की वैल्यू है 1 0 0 0, इनपुट्स रख दिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या चेंज होगी? अब देखो, थोड़ा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है और ये वैल्यू है इनपुट सेलेक्ट लाइन की A B। तो अब आउटपुट क्या आएगा? सिंपल, फर्स्ट सेलेक्ट लाइन जो होगी डिसाइड 0 0, तो A बार B बार डॉट 1 प्लस नेक्स्ट क्या होगा? A बार B डॉट 0, नेक्स्ट A B बार, तो A B बार डॉट 0 एंड लास्ट A B डॉट 0। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
0 है, लास्ट बच जाएगा केवल y इक्वस टू ए बार बी बार। तो इस तरह से भी मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट्स निकल के आते हैं। तो मेनली मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट जो था वो आपको समझना जरूरी था, क्योंकि हमको ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है। बट फिर भी मल्टीप्लेक्सर का बेसिक समझ में आ गया तभी तो आप ये पढ़ पाओगे। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं मल्टीप्लेक्सर के इम्प्लीमेंटेशन पे। और ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने। अगर यहाँ पर मान लो मैं कर दूँ सी, तो यहाँ क्या जाएगा लास्ट में ए बी सी। क्लियर? तो यहाँ पर ए बी सी, तो ये इनपुट्स कुछ भी चेंज हो सकते हैं। तो इन इनपुट्स को वैल्यू को पुट करोगे आप इनके साथ साथ 0 0 0 1 1 0 1 1 के साथ, राइट। अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक अपना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मक्स। ये वो टॉपिक जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन ही बनेगा इसमें न्यूमेरिकल। तो उस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझना, फिर यहाँ पर मैंने जो भी समझाया बना रखा है समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखो क्वेश्चन जो आएगा इसका एग्जाम में इस तरह से आएगा, इम्प्लीमेंट द मक्स एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल्स टू सिग्मा एम करके कुछ टर्म्स गिवन होगी बाय यूजिंग 4:1 मक्स वेयर ए बी इज सेलेक्ट लाइन, सी इज इनपुट लाइन। ये आपको देख के लग रहा होगा कि क्या पूछा गया है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो इसको। आपको कहा गया है कि एक तो इम्प्लीमेंट करना है आपको मल्टीप्लेक्सर, जो है आपको एसओपी की टर्म्स में गिवन है। आपको एसओपी जो मतलब मीन टर्म्स में गिवन है वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए 4:1 मक्स बनाना है, जहाँ पर ए बी सेलेक्ट लाइन की तरह यूज़ होगी और सी इनपुट लाइन की तरह यूज़ होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन का। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम मेंशन नहीं होती है। क्लियर? ये आप लोगों को फिर अलग से मान के चलना होता है कि आप किसको इनपुट लाइन ले रहे हो और किसको सेलेक्ट लाइन ले रहे हो। बट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी और कई जगह मेंशन लिखी होती है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, एफ ऑफ ए बी सी इट्स अ 3 वेरिएबल। ठीक है? तो 3 वेरिएबल का मतलब देखो, समझ रहा हो कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर ए बी और सी आपके पास 3 वेरिएबल अवेलेबल है और आपको कौन सा मक्स चाहिए? 4:1 मक्स। तो इस पर फोकस करो, 4:1 मक्स पे। यानी कि आपको 4:1 मक्स डिजाइन करना है तो कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए? 4:1 के लिए आपको 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए। इट मीन्स आपके पास अवेलेबल है ए बी सी, 3 वेरिएबल अवेलेबल है। तो इन 3 वेरिएबल में से आपको 2 तो सेलेक्ट लाइन में काम आ जाएंगे और वो मेंशन कर दिया गया है पहले ही, ए बी को आप सेलेक्ट लाइन मान के चलो। तो ये दोनों तो क्या हो गए आपकी सेलेक्ट लाइन, और बच गया सी, उसको क्या बोल दिया उसने? इनपुट लाइन। तो ये मेंशन था तो आपने कर लिया अज्यूम। बट अगर मेंशन ना भी हो तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ए कोमा बी कोमा सी अवेलेबल था और आपके पास 4:1 बनाने का ऑप्शन था। तो 4:1 डिज़ाइन करने के लिए 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यही बनाओगे, आप चाहो तो ए बी सी में से ए एंड सी को सेलेक्ट लाइन ले लो तो बी बन जाएगा आपका इनपुट लाइन, या फिर आप बी एंड सी को ले लो आप सेलेक्ट लाइन तो ए बन जाएगी आपकी इनपुट लाइन। ठीक है? तो ये आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये अगर मेंशन होगा तो आप वही करोगे, अदरवाइज आप इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे ये। तो आपको डिजाइन करना था, एक इंप्लीमेंट करना था मल्टीप्लेक्सर 4:1 की हेल्प से। तो 4:1 के लिए आपको 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए, जबकि आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे। इन 3 में से आपने 2 को सेलेक्ट लाइन मान लिया, जो भी है ए और बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप ये भी मान सकते हो, ये मान सकते हो। देन जो रह गया, जो बच गया वो क्या है? सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। तो जो बच गया उसको क्या मान लोगे आप? इनपुट लाइन। यहाँ पर सी था तो सी इनपुट लाइन है, इस केस में बी और इस केस में ए। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर जो इनपुट लाइन रखी है आपने सी, तो सी की फॉर्म में इनपुट आएंगे। अगर आपने बी रखी इनपुट लाइन तो बी की फॉर्म में आएंगे, और ए रखी तो ए की फॉर्म में आएंगे। कैसे? अगर आपने सी रखी है इनपुट लाइन तो सी या सी बार या 1 या 0, यही बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, राइट। अगर बी की बात करेंगे तो बी, बी बार, 0 या 1, ए बार, 1 या 0। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे कि मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मिल गए 3 ऑप्शन। यहाँ पे वेरिएबल थे और इनका यूज़ बाद में होगा। हमको यूज़ करना था 4:1 मक्स। तो आपने दिमाग लगाया और क्या करा? 2 सेलेक्ट लाइन निकाल ली इनमें से, वो ये थी, और एक इनपुट लाइन ये बच गई। ये मेंशन था, नहीं भी होता तो आप ये कर सकते थे। अब उसके बाद क्या करते हैं हम? नेक्स्ट स्टेप, जितने वेरिएबल गिवन है ए बी सी यानी 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल की आप टेबल लिखोगे पहले।
जो आपको याद है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 3 इनपुट वेरिएबल बाइनरी कोड्स, तो ABC से ये आपको याद है, 00 से लेके 11 तक। देखो ये बार बार यूज़ हो रहे हैं तो ये आपको याद हो जाने चाहिए, ये याद कर लिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि किसको आपने इनपुट लाइन माना है। C को माना है तो हम फोकस करेंगे C पर। अगर आपने B को इनपुट लाइन माना होता तो हम B पर फोकस करते, अगर आपने A को इनपुट लाइन माना होता तो A को फोकस करते। याद रखना। तो आप सबसे बढ़िया क्या करो, स्टैंडर्ड अगर एग्जाम में ना गिवन हो तो आप यही फॉलो करो, क्योंकि मैं यही सोल्व करवा रहा हूँ तो आपके माइंड में ये रहेगा। ठीक है, आप गलती से इनपुट लाइन तो B को मान रहे हो और फोकस C पे कर रहे हो, गलत हो जाएगा। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपने 3 इनपुट वेरिएबल की टेबल लिखी। ठीक है, उसके बाद अब आप C पे जाओगे, C इनपुट है तो C में कहाँ कहाँ पर 0 आ रहा है, कहाँ कहाँ 1 आ रहा है वो देखना होता है। तो अब आपका जो इनपुट है, कितने इनपुट है आपके, ये 4:1। तो देखो यहाँ पर ये बना दिया मैंने, 4:1 मक्स डिजाइन करना था, जहाँ पर A और B सेलेक्ट लाइन बना दी मैंने और C इनपुट लाइन। तो यहाँ पर आपको इनपुट लाइन की वैल्यू लेके आनी है। अभी इनपुट लाइन्स की वैल्यू जब आ जाएगी यहाँ पर तो आप इजीली निकाल सकते हो इक्वेशन। ये A बार B बार डॉट दिस, A बार B डॉट दिस, A B बार डॉट दिस, A B डॉट दिस, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना दोगे। तो मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि जो भी आपको मक्स डिजाइन करना है, जिस मक्स से इम्प्लीमेंट करना है आपको, उस मक्स की सेलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन निकाल लो पहले। तो क्या करा आपने, 4:1 था तो 4:1 के लिए 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए, 3 अवेलेबल है तो 2 सेलेक्ट लाइन आप निकाल लो, जो बच गया वो इनपुट लाइन। उसके बाद कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल की आपने टेबल लिख दी। ये टेबल लिखने के बाद अब जो आपके इनपुट आने वाले वो C की फॉर्म में आएंगे। और कितने इनपुट आएंगे, 4। तो यहाँ लिखोगे आप I0, I1, I2, I3, 4 इनपुट। यहाँ लिखा मैंने C बार और C, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनपुट इन टर्म्स ऑफ C। अगर बात करते हैं इनपुट इन टर्म्स ऑफ B तो यहाँ लिखते हैं B बार B, इस केस में लिखते हैं यहाँ पर A बार और A, इस केस में A बार और A लिखते तो यहाँ पे जाते, इस केस में B बार और B लिखते तो यहाँ देखते। अभी हम क्या कर रहे हैं, C को इनपुट ले रहे हैं, दैट्स वाई C बार और C। तो C बार का मतलब 0, C का मतलब 1। तो अब देखो इसमें फोकस करेंगे केवल, तो जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वो C बार के रेस्पेक्ट में जाएगा। तो 0 मतलब आ रहा है 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे। तो यहाँ लिख दो आप 0, 2, 4, 6। C मतलब 1, कहाँ का 1 आ रहा है, 1, 3, 5, 7 जो रह गया, 1, 3, 5, 7 एक लाइन। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 4 इनपुट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि ये 4:1 मक्स है, दैट्स वाई 4 इनपुट। सो I0, I1, I2, I3। और जो इनपुट है वो क्या है आपका C, तो C बार और C। तो C के अंदर गए आप, कहाँ कहाँ पर C बार मतलब कहाँ कहाँ पर 0 था, 0, 2, 4, 6, और कहाँ का 1 था, 1, 3, 5, 7। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे। तो जो आपको वैल्यू गिवन है उनको आप कर दो सर्कल, 0, 1, 4, 7। जो आपको वैल्यू गिवन थी उनको आपने सर्कल कर दिया। अब अगर दोनों सर्कल है तो वैल्यू 1 होती है, दोनों सर्कल नहीं है तो वैल्यू 0। एक सर्कल है केवल तो किसके रेस्पेक्ट में है, C बार, तो C बार। एक सर्कल नीचे है तो किसके रेस्पेक्ट में, C, तो ये C। तो इस तरह से वैल्यूज आपको मिल जाएगी, एक 1 आ गई, एक 0 आ गई, एक C बार आ गई, एक C आ गई। जरूरी नहीं कि यही आएगी वैल्यू, अगर यहाँ पर भी सर्कल होता तो यहाँ पर 1 आ जाता। तो मतलब वैल्यू जो आएगी इनपुट्स की या तो 1 आ सकती है, या 0, या C बार, या C, यही इनमें से बन के आएगी। हो सकता था कि 1, 0, 0, 0 भी आ जाती। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आई ये आप ले जाओगे यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ लो दोबारा, यहाँ पे आपने इनपुट लिखा, C बार लिखा, C लिखा, ये वैल्यू कहाँ से आई, टेबल से आई। उसके बाद ये सर्कल कहाँ से आया, क्वेश्चन से आया। दोनों सर्कल तो 1, कोई सर्कल नहीं है 0। एक सर्कल ऊपर और नीचे हो तो ऊपर होगा तो ऊपर वैल्यू, नीचे होगा तो नीचे वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, 1, 0, C बार, C। आराम से पोज कर करके देखना वीडियो, आप, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा पर इसके बाद आराम से आप कर लोगे। बस अब ये आगे वैल्यू तो क्या आएगी, सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या होती है, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। 0, 0 पे ये सेलेक्ट होगा, 1, 0 पे ये, 1, 1 पे, 1, 0 पे ये, और 1, 1 पे ये। तो A बार B बार डॉट 1, देन A बार B डॉट
0, देन ए बी बार डॉट सी बार, देन ए बी सी, ए बी सी। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में फाइनल क्या बचा, ए बार बी बार ओनली, क्योंकि डॉट 1 1, तो समथिंग डॉट 1 समथिंग, तो ये 0 हो गया। तो ये ए बी बार सी बार और ये ए बी सी। अब इसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर दो, मल्टीप्लेक्सर में डिजाइन कर दो। तो ए बार बी बार, तो ये रहा सिंपल, ए बार बी बार, ये एक एंड गेट, मल्टीप्लाई है एंड गेट। देन ए बी बार सी बार, सॉरी यहाँ पर मुझे सी भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सी भी अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, ये आपने यहाँ ले लिया सी, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। तो अब ये आपका नेक्स्ट ए बी बार सी बार, तो यहाँ पर देखो ए और बी बार सी बार, तो ये देखो बी बार और ये सी बार, ये नेक्स्ट एंड गेट ये वाला। नेक्स्ट ए बी सी, तो ए बी एंड सी, ये एक एंड गेट, और इनको हम कहाँ अप्लाई कर देंगे, एक और गेट में, जो आपकी ये वाई बन जाएगी। सो ये y आपका आउटपुट आ गया फाइनली ये। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट किया। तो सिंपल सी स्टेप क्या है, सबसे पहले मार्क्स देखो, इनपुट्स देखो, इनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट लाइन निकालो, इनपुट लाइन निकालो, इसकी टेबल लिखो, टेबल लिखने के बाद जिसको इनपुट लिया है उसी को फोकस करना है, और उसी की टर्म्स में आपको इनपुट मिलेंगे सी बार और सी, और कितने इनपुट मिलेंगे 4, तो 4। तो ये आपने बना दिया डायग्राम, 4:1 मक्स ए बी, और इनपुट्स I0 I1 I2 I3, और इनकी वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी जो आपने पुट कर दी। इसको और इसको सोल्व करके ये निकल के आ गया, 0 था कैंसिल कर दिया, 1 था मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में ए बी सी दिख रहा है, तो ए बी और सी के डायग्राम बना के, लॉजिक डायग्राम, और उनका आउटपुट निकाल दिया। तो ये हो गया आपका एक मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन। अब एक यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए, इन केस एक बार आ गया था क्वेश्चन, इसकी जगह ये लिख दिया था उन्होंने पाई कैपिटल एम, या लिख दिया था कि मतलब पीओएस में और एसओपी में, तो क्योंकि ये जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो एसओपी में कन्वर्ट होता है, तो बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपका पाई एम लिख दिया, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर दो सिग्मा एम में। तो सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 7 ये टर्म्स होती है टोटल। इन टोटल में से इन्होंने गिवन है आपकी पीओएस के लिए 0 1 4 7, तो 0 1 4 7 को कट कर दो, जो बच गई 2 3 5 6, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब एग्जैक्टली क्या पढ़ोगे आप, इम्प्लीमेंट द मक्स दिस इक्वल्स टू सिग्मा एम दिस बाय यूजिंग दिस। तो पाई एम अगर आ जाए बाई चांस, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम एसओपी में, जो टर्म्स गिवन थी उनको कैंसिल करके जो रह जाएगी वो बन जाएगी। तो फिर आप इसके लिए करोगे, तो यहाँ पर 2 3 5 और 6 को सर्कल करोगे, क्वेश्चन चेंज हो गया ये। अगर तो एसओपी की फॉर्म में आना चाहिए क्वेश्चन, हमेशा यहाँ पे सिग्मा एम की फॉर्म में आना चाहिए इम्प्लीमेंट का क्वेश्चन। अगर पाई एम दे दे तो उसको आप कन्वर्ट कर दोगे एसओपी में। अगर यहाँ पर 4 वेरिएबल होगा बाई चांस, अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन में, 4 वेरिएबल अगर हो तो 4 वेरिएबल में यहाँ पर जाएगा आपका ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको इम्प्लीमेंटेशन। एक क्वेश्चन में 4 वेरिएबल का कराता हूँ, पूरा सोल्व करके आपको प्रेजेंट करूँगा मैं, ठीक है। सो इसी में कंटिन्यू एक और मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये है अब आपका 4 वेरिएबल, इम्प्लीमेंट द मक्स एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू सिग्मा एम करके अब आपको वैल्यूज 4 वेरिएबल में आ गई है। तो 4 वेरिएबल में 0 to 15 के बीच में आपको वैल्यू मिल रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी 3 वेरिएबल था, तो 0 to 7 के बीच में आपको वैल्यू मिल रही थी। नाउ बाय यूजिंग 8:1 मक्स कर दिया यहाँ पे, अब 8:1 मक्स वेयर ए बी सी सेलेक्ट लाइन एंड डी इनपुट लाइन, इन्होंने पहले फिक्स करके बता दिया आपको ताकि आपको इजीली समझ में आए। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे अगर मेंशन नहीं होता, मेंशन है तो हम ये यूज़ करेंगे यहीं पर। तो मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, जस्ट आपको समझा रहा हूँ क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट। तो यहाँ देखो फिर से हम फोकस करेंगे मल्टीप्लेक्सर, कौन सा है 8:1 मक्स। 8:1 मक्स को डिजाइन करने के लिए अपने को चाहिए 3 सेलेक्ट लाइन, जबकि अवेलेबल है अपने पास 4 वेरिएबल्स।
तो इन 4 में से 3 सेलेक्ट लाइन आपको लेनी है, वो हमने ले ली ए, बी और सी सेलेक्ट लाइन ले ली, जो रह गया वो डी इनपुट लाइन। ये हो गया क्लियर कि 8:1 मार्क्स 3 सेलेक्ट लाइन अवेलेबल है 4, तो इनमें से कोई सी भी 3 आप चूज कर सकते हो, बट मेंशन है ए बी सी एज सेलेक्ट लाइन, तो ये सेलेक्ट लाइन हो गई। जो बच गया डी वो एज इनपुट लाइन। अब आ जाएंगे हम, कितने वेरिएबल है 4 वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल की टेबल हम लिख लेंगे जो आपको याद है 000 से लेके 111 तक। क्लियर। ये टेबल लिखने के बाद हम आएंगे वापस कि किसको आपने इनपुट माना है, डी को माना है। इट मीन्स इनपुट आएगा डी की फॉर्म में, तो डी बार एंड डी। अगर यहाँ पर आपने सॉरी कुछ और अगर अज्यूम किया होता तो वही यहाँ पर आप लिखते हैं, तो डी बार एंड डी लिख दिया। डी बार मतलब 0, डी मतलब 1। और कितने इनपुट्स आएंगे यहाँ पे, टोटल 8, बिकॉज हम डिजाइन करने जा रहे हैं 8:1 मक्स, तो यहाँ पर 8:1 मक्स में यहाँ पर आपके पास 8 इनपुट आने वाले हैं, जो कि इससे वैल्यू मिलेगी आपको। तो यहाँ पर डी बार और डी I0, I1, I2 से लेके I7 लिख दिया। अब हम जाएंगे टेबल पे, और टेबल में हम किस पर फोकस करेंगे, डी वाली कॉलम में। क्यों, यहाँ पर डी को लिया है, अगर यहाँ पर बी को लेते तो बी को कॉलम को देखते, तो डी में कहाँ पर 0 आ रहा है वो चला जाएगा डी बार में, और कहाँ पर 1 आ रहा है वो चला जाएगा डी में। तो अंडरस्टूड है, डी में देखो 0 2 4 6 वही सीक्वेंस आ रहा है। जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस रहे, ये सीक्वेंस डी के लिए फिक्स है। बी में कुछ और आएगा, कहीं आप क्वेश्चन को रट जाओ और वहाँ जाके 0 2 4 6 1 3 5 लिख दो, गलत हो जाएगा। अगर आपने डी को माना है तो डी के अकॉर्डिंग ही आया है। अगर आप यहाँ पर बी मानोगे तो बी में यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 0 1 2 3, फिर कहाँ पे आ रहा है 0, ये रहा 8 9 10 11 8 9 10 11, ऐसे चेंज हो सकता है, तो ध्यान से करना क्वेश्चन। तो जो माना है उसी को कॉलम को देखना है। तो यहाँ पर 0 2 4 6 8 10 12 14 0 0 0 कहाँ पर है, यहाँ पर डी में, और 1 में 1 कहाँ पर है 1 3 5 7 9 11 13 15। उसको लिखने के बाद, लाइन खींचने के बाद जो आपको वैल्यूज़ गिवन थी उनको आपने सर्कल करना है। 0 1 2 4 7 11 15 सर्कल कर दिया, दोनों सर्कल 1। कोई सर्कल, एक सर्कल है तो डी बार, एक सर्कल है तो डी बार ऊपर है इसलिए, नीचे है तो डी। 9 सर्कल 0, 1 सर्कल डी के रेस्पेक्ट में, 9 सर्कल 0, 1 सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू डी। ये वैल्यू एज इट इज़ आपने यहाँ पर पुट कर दी। ये पुट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आपकी 3 सेलेक्ट लाइन ए बी सी, तो इनकी वैल्यू क्या होती है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट में 1 1 1। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी। तो 0 0 0 मतलब ए बार बी बार सी बार डॉट 1, 0 0 1 यानी कि ए बार बी बार सी। देखो 0 0 1 का मतलब क्या होगा, ए बार बी बार सी, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, डॉट डी बार। नेक्स्ट होगी 0 1 0, तो ए बार ये बी एज इट इज, ये सी बार, तो ए बार बी सी बार डॉट डी बार। तो ऐसे ही आप लास्ट में चले जाओगे 1 1 1 1 1 1 यानी ए बी सी डॉट डी। ये तो ये वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से, सेलेक्ट लाइन्स की वैल्यू को सेलेक्ट करके पुट करके ये वैल्यू साथ में आ गई। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, 0 एक और है, ये रहा। ठीक है, जो बच गया उन्हीं को आप बनाओगे डायग्राम में। तो यह डायग्राम मैंने बना भी दिया है। तो क्या है इसके अंदर, ए बी और सी एंड डी। तो ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट आपके पास बहुत स्पेस होगा, आराम से आप पूरी शीट पर बनाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आई है आपकी ए बार बी बार सी बार डॉट 1। तो ए बार बी बार सी बार, जहाँ से बोला गया वहाँ से आपने इनपुट सेलेक्ट किया, और डॉट 1 क्योंकि 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, और ये आउटपुट आ गया फाइनल। नेक्स्ट ए बार बी बार सी डी बार, तो ए बार बी बार सी एंड डी बार। ऐसे आप बना लोगे आराम से, बिल्कुल इजी वे में करके ये लास्ट में बना दिया। तो ये आपका हो गया कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मक्स विद द हेल्प ऑफ 4:1 मक्स देन 8:1 मक्स, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।